हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे 31 मार्च के अफेयर्स की। तो चलने से पहले मैं आपको एक कोट बोलना चाहूँगा जो हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दो लाइनें उनकी मैं आपको बोलना चाहूँगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बोली है। मैं ज़्यादा कोट लंबा नहीं बोलूँगा, उनकी बहुत प्यारी कविता है। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी दो लाइनें पंक्तियाँ पकड़ी हैं उनकी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। तो चाहे कितना भी टफ एग्ज़ाम आ जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम निकालने की कोशिश पूरी करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौन से गेंदबाज 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की गई है और सबसे ज़्यादा विकेट लिए अभी तक उन्होंने। तो कौन है वो? शकीब अल हसन। ठीक है, शकीब अल हसन। ठीक है, या शाकिब अल हसन है उसी का नाम। ठीक है, तो आप उनकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो ये बांग्लादेशी के एक ऑलराउंडर हैं। ठीक है, और इन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं। तो इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं 136। ठीक है, और ये जो T20 क्रिकेट है आपको पता है छोटा फॉर्मेट होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। ठीक है, तो इनके बाद किसने विकेट ली है? टिम साउदी ने जो 134 विकेट ली है। देन राशिद खान ने जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं 129 विकेट्स ली हैं। ठीक है, देन सोडी ने एंड देन लसित मलिंगा श्रीलंका के जो क्रिकेटर हैं जो जिन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं उन्होंने ली है। तो क्वेश्चन सिंपल सा आएगा आपके पास कि 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है जिन्होंने भी इतिहास रचा है? तो शाकिब अल हसन। तो कितने विकेट्स लिए उन्होंने? 136 विकेट्स ली हैं। कुछ बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है आप सबको पता है क्या है? ढाका है। और वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है? टका है। अब वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी बने हैं। ठीक है, हाल ही में बने हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ की? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है वो कौन सी है? सुतरकंडी। कौन सी? सुतरकंडी है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की रेखा है, जो ये आपस में शेयर करते हैं बाउंड्री लाइन, उसका नाम क्या है? सुतरकंडी। ठीक है, और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, बड़ा है यहाँ पे यहाँ तक ना, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा है जो बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा का आकार कैसा होता है? त्रिभुजकार। डेल्टा एक्चुअल में होता क्या है? जब आपकी जो समुद्र है जो क्या करता है, वो सिल्ट लेके आता है, तो लेके आ रहा है, लेके जा रहा है और एक जगह पे वो खड़ा करते जा रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो त्रिभुजकार शेप में बन जाता है। अब बांग्लादेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये दो नदियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बहती हैं, और बराक। ये दो तीन नदियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बहती हैं। गंगा में उसको पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ठीक है, और जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त इकट्ठे हो जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, जिसकी सहायक नदी क्या है? बराक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बांग्लादेश कहाँ पर है, कितनी बाउंड्रीज टच कर रहा है, आप ये देख रहे होंगे, ये सारा बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है, और कितना? 4096 किलोमीटर शेयर करता है। ठीक है जी, और ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। वेस्ट बंगाल लगती है। ठीक है, त्रिपुरा लगती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोलता हूँ। मेघालय लगती है। ठीक है, देन असम भी लगता है। ठीक है, देन आपके पास थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं तो सिक्किम भी लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स हैं जो आपके पास क्या हैं? इंडिया की स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस शहर की चाय को अभी यूरोपीय संघ का जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तब दिया जाता है जब आप कोई ऐसी चीज़ जो कि स्पेशल जगह पे उगाई जाती है, जहाँ पे उसकी बहुत अच्छी खेती होती है। ठीक है, और जो मतलब मोस्टली ये कहाँ हो, ये जीआई टैग हम अलग अलग जगहों पे देते हैं। जैसे भी यूरोपियन संघ ने दिया है तो भारत भी एक जीआई टैग देता है। ठीक है, तो वैसे ही तो अभी किस शहर की चाय को यूरोपीय संघ की जीआई टैग मिला है? कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा याद रखना है आपने।
ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाय की कहाँ होती है? असम में होती है, ठीक है। और अभी किसको मिला है? कांगड़ा को मिला है यूरोपीय संघ का GI टैग, ठीक है। तो बाहर थी कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का GI टैग दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था GI टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। EU एग्रीकल्चर ने ट्वीट किया कांगड़ा चाय की खेती, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी हिस्से में धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ढलानों के पास समुद्र तल से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, जो हिमाचल के बच्चे हैं उनको याद रखना है कि हिमाचल के क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि कांगड़ा कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला पे है। और उसका एल्टीट्यूड कितना है समुद्र से? 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। भारत ने तो ऑलरेडी ही कांगड़ा को क्या दिया था? GI टैग दिया हुआ है अपना, कब? 2005। अब यूरोपीय संघ ने भी दे दिया और भारत ने 2005 में दे ही रखा है, ठीक है जी। तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में सब बता दिया है। ये स्पेशली किस लिए दी जाती है? विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है, ठीक है। और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है GI टैग, ठीक है। भारत में GI टैग पहली बार 2004 से लेकर 2005 में दार्जिलिंग चाय, ये असम की चाय है, को दिया था, ठीक है। और ये जो GI टैग है किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? कृषि में, प्राकृतिक में, निर्मित वस्तुओं में, कपड़ों में, हस्तशिल्प में या खाद्य सामग्री उत्पादों में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ें आपको याद रखनी है कि 2005 में किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। और कांगड़ा की चाय को पहले कब भारत ने अपने GI टैग कब दिया था? 2005, ठीक है। और अभी किसने दिया है? यूरोपीय संघ ने। देन अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, BCCI, ठीक है। तो ये आपको पता है सारा कंट्रोल इनके पास रहता है क्रिकेट का, हमारे इंडियन क्रिकेट का। तो BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसको अपना आधिकारिक भागीदारी घोषित किया है? ठीक है, तो इसका आएगा हर्बालाइफ। तो अभी टाटा IPL, अब आपका 31 मार्च से टाटा IPL स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आधिकारिक भागीदार किसको घोषित किया है? हर्बालाइफ, ठीक है। तो अब जो हर्बालाइफ है वो क्या है? वैश्विक पोषण कंपनी है, ठीक है। और इसने बोला कि 2023 सीजन है जो टाटा IPL का, उसके साथ हम क्या करेंगे? आधिकारिक भागीदारी करेंगे, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए जो टाटा IPL है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 28 मई तक रहेगा। तो अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, विनर, ये सब क्वेश्चन अब आने वाले हैं। और इस बार टाटा IPL कहाँ पर होगा? भारत में। तो BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और कब बना था ये? 1928 में, ठीक है। अब बात करते हैं 2022 में टाटा IPL का विजेता टीम कौन रही थी? तो गुजरात जायंट्स पहली बार खेली थी। 2021 में टीम बनाई गई थी और 2022 में खेली थी और पहली बार ही अपना पहला मुकाबला ये जीत चुकी है। इनके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और कोच आशीष नेहरा। रनर अप टीम कौन रही थी? राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, ये मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। बात करते हैं आगे, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर आएगा अजय सिंह, ठीक है। तो अभी नए बने हैं, तो ये याद, इसको हम ऐसे लिखते हैं एसो। इसका मतलब होता है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एसोसिएशन चैम्बर, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपके पास? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और इसका काम क्या होता है? व्यापार संघों में हेल्प करना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये बताता है कि इस उद्योग, सरकार या नीतिगत मुद्दे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? उसके बीच में इंटरफेस करता है, सरकार के बीच में और कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई है तो इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है जी। देन अगले प्रश्न पे आते हैं, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा डिल्मा रूसेफ, ठीक है। ये पूर्व ब्राजीली राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ को, तो क्या NDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब पहले तो बात करता हूँ ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं आपके पास? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर आता है NDB, ठीक
ठीक है। तो ये इन्हीं के द्वारा एनडीबी का एक बैंक खोला गया है, ठीक है। तो इसके जो अभी राष्ट्रपति, जो इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? डिल्मा रूसेफ। और मैंने आपको बताया था ये क्या है, पूर्व ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। तो जो एनडीबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? शंघाई, चीन, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शंघाई सहयोग संगठन, अभी शंघाई की बात की हमने, एनडीबी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, ठीक है। एससीओ का संवाद साझेदार में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश शामिल हुआ है? आएगा सऊदी अरब, ठीक है। तो सऊदी अरब अभी तो क्या है कि सिर्फ एक साझेदारी में हुआ है, धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा? एक स्थायी सदस्य भी बन जाएगा। तो एक पहला कदम है, सऊदी अरब के जो वहाँ के जो प्रिंस है उनका ये पहला कदम मतलब है कि हम एज अ संवाद साझेदारी करें एससीओ में, ठीक है। अब ये जो शंघाई सहयोग संगठन है ना, ये किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? चाइना और रशिया के द्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में, ठीक है। और मोस्टली इसका जो काम होता है वो क्या होता है? राजनीति, अर्थशास्त्र और सुरक्षा पर केंद्रित रहता है, ठीक है। और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। एससीओ में 8 पूर्ण सदस्य हैं, 4 पर्यवेक्षक राज्य हैं और तुर्की सहित के संवाद साझेदार शामिल हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान और भारत ने इसकी पूर्ण सदस्यता कब प्राप्त की थी? 2017 में प्राप्त की थी। तो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये हमेशा इतना याद रखना है कि एससीओ में संवाद साझेदार में कौन सा देश शामिल हुआ? सऊदी अरब, ठीक है। और भारत को कब सदस्यता मिली थी? 2017 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को हर चीज़ याद रखनी है। मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई है क्योंकि ये आप इतना याद नहीं रखोगे, आपके जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, ईरान ने जो था वो 2021 में उसको भी सदस्यता मिली। बात करते हैं सऊदी अरब की राजधानी की। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल, सऊदी रियाल, ठीक है। तो रियाल और रियाद से आप याद रखोगे, ठीक है। और वहाँ के जो प्रिंस है उनका नाम क्या है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो वहाँ के क्या है? ये प्रिंस है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल, और वहाँ के जो प्रिंस हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे अपने। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? केरल ज्योति। उससे किसको सम्मानित किया गया है? हमें याद रखना है, वासुदेवन नायर को, MT वासुदेवन नायर को, ठीक है। तो केरल ज्योति के नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। तो केरल के बारे में हम कुछ टिप्स पढ़ लेते हैं। तो केरल की जो सीमाएं हैं, अगर हम देखते हैं नॉर्थ में, उत्तर में कर्नाटक से जुड़ी हुई हैं और ईस्ट में तमिलनाडु से लगती हैं, ठीक है। अनाईमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, पेपर में आता है, याद रखेंगे। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 2695 मीटर, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से केरल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एर्नाकुलम, ठीक है। और एर्नाकुलम किसका, कहाँ पे किसका जन्मस्थल है? वहाँ पे शंकराचार्य जी, ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? वायनाड, ठीक है, वायनाड, ठीक है। इसका साक्षरता दर कितना है? 94% है। ये 2001 के अकॉर्डिंग है, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो भारत सबसे अधिक है, ठीक है। और लिंग अनुपात 1024, ये भी केरल सबसे आगे है, ठीक है। सबरीमाला भगवान अयप्पा का जो मंदिर है वहीं पर इसका तीर्थस्थान भी है। और यहाँ के मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम और फुलाल है, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, याद रखना है। कॉल बिफोर यू डिग लॉन्च, ये ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको 4 क्वेश्चन और एक्सचेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। पहला है आपके पास, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? असम है जो उसके नए राज्यपाल कौन बने हैं, आपको पता होना चाहिए। गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कॉल फॉर डिग ये किसने, ये ऐप किसने लॉन्च की है, तो आप क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है जी। देन आता है असम के जो गवर्नर है वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, 800 अरब डॉलर
है। का जो मेगा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपके पास, आपने याद रखना है, मुकाब। मुकाब की घोषणा किसने की है, सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने, ठीक है। तो 800 अरब डॉलर का जो मेगा प्रोजेक्ट है, नाम क्या, मुकाब, किसने घोषणा की है, सऊदी अरब ने, ठीक है। देन 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस, आयोजन कहाँ हुआ था, जयपुर में। कहाँ हुआ है, जयपुर में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे, स्विस ओपन। स्विस ओपन 2023, पहली बात तो ये किसके लिए दिया जाता है, बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। इसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो भारतीयों ने जीता है। तो कौन है वो, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल में खिताब जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्विस ओपन किसके लिए है, बैडमिंटन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 2005। कब शुरू किया गया था, 2005 में। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज की, जो अप्रैल में स्टार्ट होंगे। तो पहला है आपके पास फर्स्ट, क्या बोलते हैं, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो याद रखना है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बनाया जाता है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन 5 अप्रैल को, मैं सिर्फ मेन लिखवा रहा हूँ, जो अब आप लोगों के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे। देन 7 अप्रैल को, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। देन 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। होम्योपैथी डे, ये भी वर्ल्ड का है, तो याद रखना है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देन 13 अप्रैल को आपको पता ही है क्या हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, मेरे पास बहुत जगह है, ठीक है। 13 अप्रैल को जलियांवाला मैसेकर हुआ था। कब हुआ था, 1919 में, ठीक है जी। देन आपको पता होना चाहिए 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे। हेमोफीलिया डे, ये वर्ल्ड का है, तो याद रखना है, ठीक है। देन 18 को हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। देन 22 अप्रैल को अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। देन 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है आपके पास, ये बनाया जाता है आपके पास नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है जी। देन 25 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, मलेरिया डे। मलेरिया डे बनाया जाता है, ठीक है। मैं रोज रिपीट करूंगा जब हम करंट अफेयर लेके आएंगे, ताकि आपको रोज याद हो जाए, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं। 26 को भी होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। वीपो लिख दिया मैंने, वैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे लिख देता हूँ, याद रहेगा। मैं रोज रिपीट करूँगा ताकि आपको रोज रोज इसको याद हो जाए, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई हैं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ गाइस इसको याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और इनके नोट्स बनाइए। आपको और कोई करंट अफेयर्स याद नहीं करने, बस यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए चलते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे।